So, coming to this sheet where we are going to discuss uh, the reading articles. So, you see, these are the trends. Tamil Nadu governor has issue before the Supreme Court. Then we have World TB Day and all of this. So, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये रीडिंग शीट का इंपॉर्टेंस क्या है. तो हमें पैसेजेस कभी कभी करंट अफेयर्स में और कभी कभी पैसेजेस हमें उसमें अपने क्रिटिकल रीजनिंग में डायरेक्टली आते हैं. तो अगर आप देखें यहाँ पे कंडक्ट ऑफ द तमिलनाडु गवर्नर वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. अब ये वाला जो इशू है वो था क्या, तो गवर्नर के पास इस पर्टिकुलर मामले में जो पिछले साल से चलता हुआ आ रहा है ये इशू, गवर्नर के पास पावर होती है. गवर्नर हैज़ द पावर टू गिव ओथ टू द मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर. सो जब भी गवर्नमेंट बनानी होती है तो मेजॉरिटी पार्टी का व्यक्ति जो है उसको गवर्नर चुनता है. एक पार्टी आती है, कहती है वी हैव द मेजॉरिटी इन द हाउस, तो वो कहते हैं कि ओके टेल हु इज़ द चीफ मिनिस्टर फेस फ्रॉम योर पार्टी. द पार्टी सेज दैट हमारे सामने ये XYZ नाम का व्यक्ति है, इसको हम चीफ मिनिस्टर बनाना चाहेंगे. तो गवर्नर उस चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलवाता है और फिर वो चीफ मिनिस्टर अपने मंत्री चुनता है, अपने मिनिस्टर्स चुनता है और गवर्नर उनको शपथ ग्रहण कराता है. तो मंत्री के चुनने ना चुनने पे गवर्नर का कोई अधिकार नहीं होता है. गवर्नर ओनली हैज़ द पावर टू सेलेक्ट, यू कैन से द चीफ मिनिस्टर. ओके, गवर्नर कैन शो आपत्ति. पॉलिटिकल पार्टी किसी का फेस लेके आ रही है गवर्नर के सामने और गवर्नर को पता है कि वो व्यक्ति सही नहीं है, तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर के उस पर क्वेश्चन रेज कर सकता है, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है. लेकिन यहाँ तमिलनाडु में जो इशू पूरा चल रहा था वहाँ पे यही हुआ था कि एक मिनिस्टर के ऊपर करप्शन एलिगेशन लगा, और उस मिनिस्टर को गवर्नर ने हटा दिया. अब जब के पॉनमुदी एक मिनिस्टर है, के पॉनमुदी का मामला कहाँ पे गया, के पॉनमुदी का मामला हाई कोर्ट के सामने गया, मद्रास हाई कोर्ट के सामने. तो ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दे दी के पॉनमुदी को, ठीक है. लोअर कोर्ट ने के पॉनमुदी को सज़ा दे दी, कॉन्विक्ट कर दिया. किस चीज़ से कॉन्विक्ट कर दिया? फॉर करप्शंस. जो सज़ा थी वो ऑब्वियसली 2 साल से ज़्यादा थी. अब अगर पनिशमेंट किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो कि मिनिस्टर के पद पे है, मंत्री पद पे है, ठीक है, और मेंबर ऑफ द हाउस है, अगर उसके खिलाफ करप्शन का केस आता है और उसको सज़ा हो जाए 2 साल से ज़्यादा, तो वो डिसक्वालीफाई हो जाता है अपने हाउस से. राहुल गांधी के साथ भी सिमिलर हुआ था वायानाड में. अब यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने के पॉनमुदी को सज़ा सुना दी, 2 साल से ज़्यादा थी, तो ये डिसक्वालीफाई हो गए. डिसक्वालिफिकेशन वहाँ के असेंबली स्पीकर ने कर दिया और गवर्नर ने उनको मंत्री पद से हटा दिया, क्योंकि गवर्नर गवर्नमेंट का भी हेड होता है, तो गवर्नर ने मंत्री पद से भी उनको हटा दिया. अब जब ये के पॉनमुदी फिर ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट में अपील डाले, तो मद्रास हाई कोर्ट ने इनके कॉन्विक्शन पे क्या लगा दिया? स्टे लगा दिया. कॉन्विक्शन पे स्टे लगाने का मतलब क्या होता है? तो ट्रायल कोर्ट ने आपको सज़ा दे दी, सुना दी है, हाई कोर्ट में आप अपील डालने आए हो. हाई कोर्ट में जब आपने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया, व्हेन यू हैव क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट हैज़ नॉट फाइनली डिसाइडिंग ऑन योर एप्लीकेशन, इज़ नॉट फाइनली डिसाइडिंग ऑन योर अपील, बट इज़ ओनली गिविंग यू एन इंटरिम रिलीफ, वेयर इट इज़ सेइंग that until the time the high court finally decides the appeal, you are not convicted. Usually what happens, if trial court has stated that तुम्हें 7 साल की सज़ा दे रहे हैं, तुम जेल चले गए, अब तुमने हाई कोर्ट के सामने अपील डाली 2024 के मार्च महीने में, सज़ा हुई थी फरवरी 2024 में, तो फरवरी में तुम्हें जेल हो गई. मार्च में तुमने हाई कोर्ट में जब अपील डाली, तो क्या तुम जेल के बाहर आ जाओगे अपील डाल के? ऐसा नहीं होता है, कन्विक्शन चलता हुआ रहता है, ठीक है. यूजुअल केसेस में क्या होता है, ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दे दी तो आप जेल के अंदर गए. अब आप जेल के अंदर हैं तो आप वकील कर लीजिए, वकील अपना हाई कोर्ट में अपील डालेगा. अपील को सुनवाई जब तक चल रही होगी हाई कोर्ट में, तब तक आपको जेल में ही रहना है. समय समय पे आप बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्विक्टेड हैं, आप अक्यूज्ड नहीं, आप कॉन्विक्टेड हैं, आप सज़ा काट रहे हैं. क्योंकि ये व्यक्ति जो के पॉनमुदी है, ये एक मिनिस्टर है, सरकार का हिस्सा है,
तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि हम कॉन्विक्शन को स्टे कर दे रहे हैं, तुमको जेल में नहीं डालेंगे, तुमको कॉन्विक्शन स्टे कर दे रहे हैं। अगर मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फाइनल ऑर्डर में कह दिया अपील को डिसाइड करते समय 6 महीने बाद कि के पॉनमुदी का कन्विक्शन सही है, उनको जेल भेजो, तो फिर वापस से यही हो जाएगा कि वो मंत्री से हट जाएंगे और जेल चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो मंत्री हैं, ही इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसकी एक पोजीशन की वैल्यू है, ठीक है, तो स्टे कर दिया कन्विक्शन को। लेकिन कन्विक्शन स्टे करने के बाद गवर्नर को क्या करना चाहिए था? गवर्नर को के पॉनमुदी को अलाउ करना चाहिए था, क्योंकि गवर्नर का साइन चाहिए रहता है। गवर्नर ही अपने मिनिस्टर्स, सरकार के मिनिस्टर्स के नाम के आगे साइन करता है, शपथ दिलाता है उनको। तो के पॉनमुदी को वापस रीइंस्टेट कर लेना चाहिए, बट गवर्नर ने यहाँ पे ऐसा करने से मना कर दिया। Despite the fact that his conviction was stayed by Madras High Court, K. Ponmudi's conviction was stayed by Madras High Court, the Tamil Nadu governor did not reinstate him as a minister, which he should have. Now what happens that Tamil Nadu, the government of Tamil Nadu, the political party, or you can say the government of Tamil Nadu, goes to the Supreme Court and mentions that this governor R.N. Ravi is acting ultra vires of the constitution, is acting beyond its power, right? There the Supreme Court has issued, has called the Attorney General of India and questioned that if the governor is not going to follow the constitutional principles, do you want us to take a stand against the governor? Because again governor is, you know, state में government का head है, सुप्रीम कोर्ट उस हेड, और वो भी गवर्नर सोचिए पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। पॉलिटिकल पोस्ट क्या होती है? जहाँ पे जनता वोट करती है, वो पॉलिटिकल पोस्ट होती है। गवर्नर इज नॉट अ पॉलिटिकल पोस्ट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अगर कड़ी मतलब व्यंग्यात्मक तौर पे नोटिस ही इशू कर दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट के इंटेंशंस पे सवाल उठ रहा है कि गवर्नर जो है खुद को ऐसा समझ रहा है दैट ही इज अबव द लॉ एंड ऑर्डर। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद तमिलनाडु के गवर्नर ने जो मिनिस्टर हैं के पॉनमुदी, उनको वापस से ओथ दिलाई और मंत्री बनने की अनुमति दी है, साइन किया है उनके नाम के आगे। ये मामला चल रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी भी, और ये मामला फरवरी से चल रहा है। कंक्लूजन एक तरीके से अभी हुआ है, मतलब फरवरी स्टार्टिंग से चल रहा था। तो ये ओपिनियन आपको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपने क्या सीखा इसमें? आपने ये चीज़ सीखी कि प्रिंसिपल ये कहता है दैट इफ़ अ मेंबर ऑफ द हाउस, ही इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इफ़ ही इज़ कॉन्विक्टेड बाय अ लोअर कोर्ट वेयर द सेंटेंस इज मोर देन 2 years, okay, then he is bound to be disqualified. Similar matter has come up for the Wayanad constituency where Rahul Gandhi was the minister. डिफेमेशन का केस हुआ था ना, मोदी के ऊपर बोला था उन्होंने। नाउ इफ द हाई कोर्ट स्टेज द कन्विक्शन ऑफ सच अ रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, देन द इफेक्ट ऑफ दिस ऑर्डर इज दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, कैन कम बैक टू द हाउस until the time period the high court finally decides on the matter. This is what is written here. Followed everybody? Should we move ahead? You will read. You will also read the paragraph after the class. Followed? All right. Now, if you have followed, you will explain me the intention of the author in this line. The governor's confusion of morality and principles of good governance with legality seemed deliberate. What the author is trying to indicate when he says seemed deliberate? The source of this editorial obviously is newspapers only. Which newspaper? The Hindu. So ये पिछले हफ्ते का जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है ना, वो सब आपके सामने मैं रख रहा हूँ एक तरीके से। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द हिंदू। लास्ट लाइन से कोई समझा सकता है लास्ट लाइन का एसेंस क्या है? सीम्ड डेलिबरेट क्यों बोला? डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? यस सूरज। भैया जानबूझ के हाँ
क्या तो गवर्नर का, क्या गवर्नर के कंटेक्स्ट में क्या जानबूझ के कह रहा है ऑथर? यस अक्षित, एक मिनट सूरज। सर सर गवर्नर ने विलिंगली मिनिस्टर को वोट नहीं दिलवाई एज अ मिनिस्टर। मतलब उसको पता था कि उसके पास ये पावर नहीं है? गवर्नर को पता था कि उसके पास ये पावर नहीं है सार्थक? Sir, the governor knowingly did all this. Is the opinion of author. सो इसके बीच में सबलिमिनली ऑथर क्या कह रहा है? सबलिमिनली ऑथर ये कह रहा है कि गवर्नर को पता था कि उसके पास ये पावर नहीं है, कि ही कैन डिनाई द मिनिस्टर कि हम तुमको नहीं लाएंगे मंत्री की तरह। गवर्नर के पास ये ताकत नहीं है, उसको पता था, तब भी उसके बाद भी उसने ये सारी चीज़ें करी है। ऑथर ये इंप्लाई कर रहा है। यस, ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आई थिंक एवरीबडी हैज़ गॉट दिस पैसेज क्लियर्ड। अब आपको इसमें देखिए कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश के पैसेज में हेल्प, जो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोपेंसिटी? ठीक है, तो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है खुराफाती तरीके से अपना रास्ता चीज़ करना, इंक्लिनेशन जो अपने मन मर्जी चलाना। ठीक है, टू गेट अंडर द स्किन एक मुहावरा है। टू गेट अंडर द स्किन मतलब इरिटेट करना किसी को। ठीक है, डोंट गेट अंडर माई स्किन, इट मीन्स कि तुम मुझे इरिटेट मत करो, क्योंकि खाल के नीचे हल्का सा भी एक तिनका भी चला जाता है, कांटा भी चुभ जाता है, खाल के अंदर चला जाता है तो चुभता है, आपको महसूस होता है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से ये ईडियम निकला है, टू गेट अंडर द स्किन। ठीक है, ये चीज़ है। और बाकी इसमें द ओनली एक्सप्लेनेशन इज दैट देयर कंडक्ट इज ड्रिवन नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स बट बाय पॉलिटिकल असाइनमेंट गिवन टू देम बाय दोज अपॉइंटिंग देम। ये देखिए ऑथर ने यहाँ पे अपनी आखिरी लाइन में एक बात सीधे साफ कही। पहले पैसेज में उसने यहाँ पे ये बोला है कि गवर्नर कन्फ्यूजन सीम्ड डेलिब्रेट, और सेकंड पैसेज में वो ऑथर लास्ट में ये कह रहा है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को के अंडर काम ना करके उन्होंने जब इस तरह का डिसीजन लिया है तो वो पॉलिटिकल असाइनमेंट की तरह काम कर रहे हैं, यानी सीधा अटैक है यूनियन गवर्नमेंट पे, भारतीय जनता पार्टी पे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट, हायर इंसिडेंस ऑफ टीबी इन इंडिया। अब ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पहले जीके वाले फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट WHO की जो रिलीज़ होती है उसमें इंडिया 27% ऑफ द ग्लोबल केसेस में लाई करता है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, क्योरेबल है बट हाईली कम्युनिकेबल है। क्योरेबल डिजीज़ की वजह से मौतें ज़्यादा हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि आप उस डिज़ीज़ को कंटेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो यहाँ पे 27% ऑफ द ग्लोबल टीबी केसेस is a factual information, very important. This is jarring. The word jarring means that this is worrisome, right? Because TB is detectable and curable disease, and TB diagnosis and treatment protocols have been part of existing health systems. The second fact is that who discovered this Mycobacterium tuberculosis, the discovery of the bacteria that causes TB? Dr. Robert Koch, 1882. Which day? 24th of March. That is celebrated as World TB Day. Which was the first antibiotic given against tuberculosis, streptomycin, in 1943. India had started its TB control program in which year? 1962. Right? India is one of the very well known hotspot of tuberculosis. What is the theme for this year? Yes, we can end TB. What are the 4 types of TB prevalent? 5 types of TB prevalent. सो इट इज़ ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जहाँ पे दवाइयाँ खिला दो एंटीबायोटिक असर नहीं करती। टोटली ड्रग रेजिस्टेंट मतलब हायर डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक खिलाने के बाद भी नहीं करती। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज अ कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ऑफ टोटली ड्रग, मतलब एक एंटीबायोटिक नहीं, आप मल्टीपल एंटीबायोटिक से इम्यून हो चुके हो, राइट? देन देयर इज पल्मोनरी टीबी एंड नॉन पल्मोनरी टीबी। नाउ इफ यू नोटिस वेरी क्लोजली, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या है कि दवाइयाँ खाने के बाद भी आप पे असर नहीं करेगी। नाउ दिस रूट प्रॉब्लम लाइज इन कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक आपने देखा होगा, लोग कहते हैं दवाई मत खाओ, घर में लोग सलाह देते हैं कि एलोपैथी की गोलियाँ होती हैं, बात बात पे बीमार हो तो दवाई मत खाओ क्योंकि फिर बॉडी को आदत लग जाएगी। किसी के घर में ऐसी बातें बोली जाती हैं? प्लीज़ रेज हैंड कि दवाई मत खाओ, दवाई की आदत लग जाएगी। ठीक है, बिकॉज ये दवाइयों से परहेज़ करना जो है वो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन वैल्यूज़ का पार्ट है।
जहाँ पे बॉडी की इम्यूनिटी को बीमार कर करके डेवलप करते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी, जब आप बीमार होते हो तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है उस तरह की बीमारी से फाइट करने के लिए। जब आप दवाई खा लेते हो तो वो एंटीबॉडीज़ आर्टिफिशियल तरीके से जल्दी बन जाती हैं और आप जल्दी सही हो जाते हो। जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का वैल्यूज़ ये कहती हैं कि रजिस्ट करिए, बॉडी को फाइट करने दीजिए, टाइम दीजिए। उस समय अपनी डाइट, अपना हेल्थ, अपना कंजम्पशन ऑफ फूड ये प्रॉपर कर लीजिए। गरम खाना, लिमिटेड गरम खाना खाइए, ठंडा खाना मत खाइए, बासी खाना मत खाइए, बेसिक मील खाइए, सही हो जाएंगे। खिचड़ी खा के भी लोग डायरिया सही कर लेते हैं, बाय द वे। एंटीबायोटिक खाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट ज़्यादा आपने सुना होगा कि उसमें मलेरिया, जब आपको वो होता है, हेपेटाइटिस होता है, जॉइंडिस होता है, तो आपको दाल नहीं खिलाते हैं। अब कैच क्या है, एंटीबायोटिक खा के लोग बीमार ज़्यादा पड़ने लगते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक को आपको फिक्स डोज होता है, नंबर ऑफ डेज में डिवाइडेड होता है। वो डोज कंप्लीट नहीं किया, एंटीबायोटिक आपने खाई, 3 दिन का डोज है, सुबह शाम 6 गोली खानी है। आपने एक दिन गोली खाई सुबह शाम, अगली सुबह खाया, बुखार नहीं आया, गोली छोड़ दी। अब नेक्स्ट टाइम आपको बीमार हो गया आप, और आपने वही एंटीबायोटिक खाई, तो आपको वो एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी, क्योंकि आपने डोज कंप्लीट नहीं किया उसका। एंटीबायोटिक कंजम्पशन में रेगुलरिटी और कंप्लीशन ऑफ डोज इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। सो यू बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। नाउ आफ्टर दैट यू नीड अ हायर डिग्री ऑफ एंटीबायोटिक। नाउ अगेन यू डिड द सेम थिंग फॉर दैट एंटीबायोटिक। 3 दिन खाई, फिर चौथे दिन मतलब 5 दिन का डोज था, 3 दिन खाई, चौथे 5वें दिन नहीं खाई, सही तो हो गए आप, लेकिन फिर दोबारा अगर बीमार हो गए, राइट, तो आपको वो एंटीबायोटिक फिर असर नहीं करेगी। फिर हायर डोज ऑफ एंटीबायोटिक चाहिए, फिर इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस के इंसिडेंस में जो मरीज सही नहीं हो पा रहे हैं, उनमें ये पाया जा रहा है कि वो ड्रग रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, राइट, वो ड्रग रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, मर नहीं रहे हैं वो लोग, पर वो सही नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो प्रेजेंट ड्रग्स हैं वो उन पे असर नहीं कर रही। अब प्रेजेंट ड्रग्स क्यों असर नहीं कर रही, वो अंडरलाइंग कॉज इस आर्टिकल में मेंशन नहीं किया है, वो दूसरा टॉपिक है, माइक्रो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करके। द हिंदू में एक बार टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में भी आया था, तो वो इंडिया का भी एक है कि एंटीबायोटिक्स को बैन किया जा रहा है, दुनिया भर की चीज़ें उसमें थी। तो ये वाले एस्पेक्ट्स को आप यहाँ पे देखेंगे। इसमें ऑथर ने 10 पॉइंट प्रोग्राम बताया है किस तरीके से हम टीबी को एंड कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्ट कर लीजिए, राइट, सिम्टम्स को लोग इग्नोर करते हैं, तो क्या आपको दमा है, कैंपेनिंग होनी चाहिए रूरल एरियाज़ में, राइट। सेकेंड इज़ प्रिसाइज ट्रीटमेंट कैटेगराइजेशन, थर्ड इज़ ट्रीटमेंट अधेरेंस एंड फॉलोअप। इस तरीके से यहाँ पे ज़ीरो मोर्टालिटी, राइट, मोर्टालिटी मीन्स मौत, कंट्रोलिंग ड्रग रेजिस्टेंस आ गई वो बात। फिफ्थ इज ड्रग रेजिस्टेंस, सिक्स्थ इज असेसिंग द एक्सटेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट, बिकॉज देर आर 2 types of drug resistant cases in India that we have seen. Seventh is what are the availability of appropriate medicines, because drug resistant tuberculosis के लिए हायर डोजेस चाहिए, हायर लेवल ऑफ एंटीबायोटिक चाहिए, बेडाक्यूलिन और डेलामैनिड, तो ये हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। इंटीग्रेशन इनटू लार्जर हेल्थ सिस्टम्स, जैसे आयुष्मान भारत में और इन सब चीज़ों में कवर करेंगे उसको। डायनेमिक नोटिफिकेशन सिस्टम, तो निक्षय पोर्टल है। निक्षय पोर्टल का मतलब क्या है, ये एक वेब इनेबल्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, पेशेंट्स का डेटा इसमें मैनेज रहता है, ठीक है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम 1962 के अंदर, तो ये यहाँ पे फैक्ट भी है। कंसीडर पॉपुलेशन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन, क्योंकि बीमारी वाले लोग यूजुअली अगर लेबर्स होते हैं तो वो दूसरे स्टेट चले जाते हैं, उनको सर्विस नहीं मिल पाती। दूसरा, सोशल और कल्चरल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, राइट, अरे इसको टीबी है, इससे दूर रहो, समथिंग लाइक दैट। तो इस वजह से लोग क्या होते हैं, आते ही नहीं हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन दिस, सो यू विल रीड दिस। मैं आपको पहले से कॉन्टेक्स्ट बता दे रहा हूँ, ट्राई टू फिगर आउट द आर्ग्यूमेंट्स, बट फैक्ट्स क्या हैं उसको नोट्स कॉपी में जो हाईलाइटेड हैं प्लीज़ उनको लिख लीजिएगा। रॉबर्ट कोश 1882, 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे, स्टेप्टोमाइसिन 1943, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 1962, निक्षय मित्र पोर्टल, येस वी कैन एंड टीबी, एंड द 5 types of TB that we have discussed. क्लियर है? हाउ यू हैव टू क्योर TB, eliminate TB instances, and yes, 27% of the cases are there in India
global TB report of WHO. Write down these facts in your notes copy. That's it. Coming to the next topic. India-Bhutan relations more important than ever before. We'll come to this. It's a little off the hook. Again, this is with respect to Bhutan as well. India-Bhutan relations. The next is with respect to selection of election commission. तो इसमें फैक्ट क्या हमें लिखना है अपनी करंट अफेयर्स की कॉपी में? हु आर द टू इलेक्शन कमिश्नर्स हु आर अपॉइंटेड? ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू. ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू. किसने रिज़ाइन किया था अभी? अरुण गोयल ने रिज़ाइन किया था. या आपको पता है अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए, अरुण गोयल ने क्या कर दिया? इस्तीफ़ा दे दिया. तो हमारे राजीव कुमार अकेले बचे थे और ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू अब हमारे 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. इनको लिखिएगा. और ECI became a multi-member body in 1989. ठीक है, ये लिख लीजिएगा. इसके पहले तो सिंगल मेंबर होती थी, 1989 से मल्टी मेंबर हो गई. ठीक है. और ऑथर की देखिए पहली लाइन है, द क्विक इफ नॉट हेस्टी फिलिंग अप ऑफ 2 वैकेंसीज इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अट्रैक्टेड जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म. ऑथर इज ऑलरेडी सेइंग कि जिस तरीके से गवर्नमेंट इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करती है उसके ऊपर अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो दैट इज़ वेरी जस्टिफाइड. सो व्हाट आर द ग्राउंड्स दैट ही इज सेइंग? तो उसने वापस से वही सारी बातें बोली हैं. सिंपल सी वही बात बोली है कि पहली बात तो आपने ये देखिए कि आप जिस तरीके से अपॉइंट कर रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, 3 पैनल होंगे, मेंबर में 3 लोग होंगे उस पैनल में. कौन कौन होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर होता है और एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है. तो 2 व्यक्ति गवर्नमेंट के ही होते हैं. तो ये वाली चीज़ ऑलरेडी क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को क्वेश्चन करती है. नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यू नीड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू स्टे इंडिपेंडेंट. बट फ्रॉम वॉट? फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव. वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जीक्यूटिव हियर? आई हैव ऑलवेज स्टेटेड, रिप्लेस द वर्ड एग्जीक्यूटिव विद गवर्नमेंट. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे प्रेजेंट गवर्नमेंट का प्रभाव ना पड़े और वो निष्पक्ष रूप से अपने डिसीजंस को ले, चुनाव को कंडक्ट कराए. ये फ्री फेयर इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है. यानी फ्री फेयर इलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट रहे. किसी भी बॉडी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए आप उसकी 3 चीज़ों को इंडिपेंडेंट रखते हो. सबसे पहले वो कैसे अपॉइंट होता है, दूसरा उसकी सैलरी कौन देता है, तीसरा उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है. तो दूसरे और तीसरे कैटेगरी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी आती है. ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बहुत कम है, इम्पीचमेंट की तरह ही उसको रिमूव किया जा सकता है या रिजिग्नेशन दे दे वो. राइट, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है. लेकिन जो अपॉइंटमेंट वाला पार्ट है उसमें आर्टिकल 324 में ये लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट विल मेक अ लॉ for the appointment of the Election Commission of India. Now this matter went before the Supreme Court of India. तो Supreme Court ने कहा कि almost 70 years have passed and you people have not framed a law on this. Then the Parliament, then Supreme Court also stated that जब तक पार्लियामेंट इस पर कोई कानून नहीं बनाता तब तक मेरे हिसाब से निर्वाचन आयोग के सदस्यों को चुनने के लिए 3 सदस्य रहेंगे. एक पैनल होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा. अगर पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई लॉ बना देता है तब तक ये पैनल रहेगा. पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फिर एक बिल प्रपोज हुआ जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया कैबिनेट मिनिस्टर से. अब ये है तो बदतमीज़ी, ये अकड़ है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है. ये आपको देखने को मिलेगा. लेजिस्लेचर एज अ बॉडी ईगोइस्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ना फॉलो करके. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखना चाहिए था. ये रिस्पेक्ट होती है जो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की तरफ शो करता है. और ये रिस्पेक्ट की बात नहीं है, ये डर की बात है. एक्चुअली ये भारतीय जनता पार्टी का डर है. इट इज़ द फियर ऑफ द कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली चीज़ है. बिकॉज अगर आप रियली फ्री हो और रियली आपको फ़र्क नहीं पड़ता है एंड रियली आप अनइन्फ्लुएंस्ड तरीके से बिना इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किए अगर आप जीत रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि उसमें एक आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रख देते. लेकिन आपने लॉ बनाया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया आपने और
अपने मंत्री का एक व्यक्ति रखा। ये मेरा अगेन पर्सनल ओपिनियन है, बट यही पर्सनल ओपिनियन को सटल वे में एक सोफिस्टिकेटेड वे में ऑथर ने कंडेम किया है। ठीक है, वेदर अ कमिटी विच इज अपॉइंटिंग द इलेक्शन कमिश्नर्स इन विच एग्जीक्यूटिव हैज अ 2-1 मेजोरिटी, 2:1 लोग हैं, 2 सरकार के हो जाते हैं, मंत्री और प्राइम मिनिस्टर, अकेला बचता है लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन कहता रह जाए कि ये व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, 2 लोग तो कह रहे हैं कि बना दो। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कैच और ये भी है कि अगर गठबंधन की सरकार होती, बीजेपी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन की होती और वो पॉलिटिकल पार्टी कहती कि यार इस कमीशन में मैं भी बैठूंगा, 1 कैबिनेट मिनिस्टर दैट शुड बी फ्रॉम माय पार्टी, फिर भी हम इंश्योर कर लेते कि डिसीजन फ्री है बिकॉज 3 पर्सन्स एंड 3 पॉलिटिकल इंटरेस्ट, राइट। बट ऐसा है भी नहीं अभी भी। तो ये वाली चीज़ों के ऊपर आपको यहाँ पे पूरा आर्टिकल दिखाई देगा और यही क्रिटिसिज्म का ग्राउंड है। ठीक है, कोई भी एडिटोरियल पढ़ेंगे, कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप बस यही देखेंगे कि अपॉइंटमेंट के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है, इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के ऊपर। क्लियर विद दिस फैक्ट? ये ट्रेंड अपने दिमाग में रखेंगे फॉलोइंग दिस फैक्ट। सर, could it be subject to judicial review? Akshit, this question is related to what? Sir, ये bill जो proposed Yes, appointment का, definitely it can be. Yes, it can be subject to judicial review. Why not? Every act can be subject to judicial review, but you have to prove it before the court. I mean, the petitioner has to prove it before the court how it is against, how it is against. So I think जो कांग्रेस के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हु आर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स, मस्ट बी ड्राफ्टिंग सम सॉर्ट ऑफ पिटिशन जहाँ पे इस चीज़ को क्या करेंगे, चैलेंज किया जाएगा। ठीक है, और एक्चुअली एप्लीकेशन आई थिंक डाल दी है। एप्लीकेशन लोगों ने क्वेश्चन करते हुए विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। यू सी सुप्रीम कोर्ट, अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस नहीं कर रहे, just look at the intensity of Supreme Court related news on the newspapers these days. Every day, every other day Supreme Court, किसी और दुनिया की और किसी कंट्री की सुप्रीम कोर्ट, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका का मैटर का जजमेंट कब सुना था? वो भी लास्ट ईयर सुना होगा, अक्टूबर के महीने में, जब उसने अबॉर्शन से रिलेटेड जजमेंट दिया था। अदरवाइज उसी सुप्रीम, पता है तुमको अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट साल भर में कितने मैटर सुनता है? हाउ मेनी मैटर्स डज इट हियर? मैक्स टू मैक्स अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट साल भर में कितने मैटर सुनता होगा? कोई वाइल्ड गेस? एनी वाइल्ड गेस? सौ से भी कम मैटर सुनता है एनुअली, लेस देन 100. But if you look at the Supreme Court of India, each and every individual wants to reach to the Supreme Court. That साहब, हमारी ये दरख्वास्त है आपसे कि बहुत गलत हो रहा है। आर्टिकल 32, overburdened judiciary, overburdened Supreme Court. Every day they hear around 50 matters. 50 मामले रोज सुनती है सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग कोर्ट रूम्स में। ऑन एन एवरेज 15,000 to 20,000 एप्लीकेशंस के बीच का कोई फिगर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। दे हैव बीन फाइल्ड एंड रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन जस्ट ओवर 1 ईयर। 15,000 याचिकाएं उसने स्वीकार नहीं किया, याचिका में दिक्कत होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा। और इस ऐसे कई सारे डिसीजंस हैं, कितने मैटर्स डिस्पोज ऑफ करती है आपकी सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज, एंड द फ्रीक्वेंसी हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द अपकमिंग इलेक्शंस। all-sided multi-frontal attack on majority party, and you know this is the trend. You know this is the beauty of Indian politics, this is the beauty of Indian constitution, and you can say this is the beauty of Indian democracy. जब इस देश को एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली पार्टी ने चलाने की कोशिश की है, चलाया है, और रूट प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ, जैसे भारत का कोई भी धर्म का व्यक्ति होगा, किसी भी इकोनॉमिक
सेक्टर को बिलोंग करता होगा, सेक्शन को बिलोंग करता होगा, उसका रूट एसेंस है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। इंडियंस का कोर कॉन्सेप्ट है लिव एंड लेट लिव। तो जब जब कोई एब्सोल्यूट पार्टी देश को अपनी विचारधारा के हिसाब से चलाने की कोशिश करती गई है, तब तब सुप्रीम कोर्ट पे ये दबाव बढ़ता चला गया है कि वो एक्टिव हो जाए, वो एक्टिव रूप में आ जाती है। वो तब तक अनबायस्ड है, तब तक सुप्रीम कोर्ट ऐसी पार्टीज़ को, ऐसी सरकार को दबा के रखेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल रखेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट उनसे प्रभावित नहीं होता है। अगर ये भी होने लग गया, यानी कि कलेजियम सिस्टम हटा के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बन गया और गवर्नमेंट की सुनी जाने लगी कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, वो दिन दूर नहीं है कि कोई भगवाधारी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का जज बन के बैठा होगा। और इस चीज़ से आप हमेशा याद रखिएगा, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ बिलोंगिंग टू द बार, you can have multiple opinion on this, but always stick with the core principle that judiciary has to remain independent. You will always find राजीव गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे और प्रेजेंट टाइम पे, absolute majority is the killer of democracy, and that is what is happening in India also. Absolutism is not perfect, and who will check that? Supreme Court of India. But again, you will find that this is a basic dispute. More articles we'll discuss later, but this is a basic dispute between parliamentary sovereignty and independence of judiciary. If you look at what is going on in UK, I'll share that article. मैंने एक वीडियो एनालिसिस डाला था, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं देखा है। अभी एक न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो डाला है मैंने विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन एक्सप्रेस। डिड यू सी दैट? यूट्यूब पे डाला था। नहीं देखा आपने? देखा है? ओके, बाकी लोगों ने नहीं देखा है। अभी डिस्कस कर लेते हैं उस चीज़ को कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं देखिए टॉपिक्स को इंटर रिलेट करता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट के हमने आपको ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट किस तरीके से स्टैंड ले रहा है। बार बार दिख ही रहा होगा आपको, तमिलनाडु की गवर्नमेंट को कर रहा है, अटॉर्नी जनरल की डांट लगा रहा है, ठीक है, और इलेक्शन के मैटर्स ले रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर टफ स्टैंड ले रहा है, एसबीआई की वाट लगा रहा है। वहीं पे आप बात करिए यूनाइटेड किंगडम की, जहाँ से हमने पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना उठाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया किसने था? ब्रिटेन ने बनाया था। उसी के सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है। हमने ये पढ़ चुके हैं ये चीज़ हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ की बात करिए तो यूके सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड किंगडम की रवांडा डिपोर्टेशन पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था, इलीगल बोल दिया था। येट द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज रेडी टू पास दैट। हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास कर दिया है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसको पास कर देंगे। This is what is going on in United Kingdom, where the order of the Supreme Court has been completely defied by the Parliament. You know why? What is the reason for this? क्या ये लीगल है कि इलीगल, आप ये बताइए। As per United Kingdom, the power that the action of the Rishi Sunak government is legal or illegal. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक पॉलिसी को क्या बोला? Unconstitutional, illegal, yet they are passing it, whether it is legal or illegal. अरे कुछ तो बोलो भाई, कोई तो ओपिनियन दो। Whether it is illegal, okay, so 3 people are saying that this action is illegal, okay. Suraj is saying it is legal. Om is saying it is legal. Riya is also saying it is legal. Yes, it is absolutely legal. I'll tell you why. Simple reason. The parliament has to abide by the constitution. Happens in India. Does not happen in UK. India has a written rule book, a written constitution. UK does not have a written constitution. India does not always rely on parliamentary conventions, relies on constitution to create laws, to give power to the different organs of the government.
United Kingdom relies on parliamentary conventions. In India, supremacy of constitution is the basic feature of the constitution. In America, supremacy of the parliament, sovereignty of the parliament with respect to domestic and international laws, all laws that are made in United Kingdom is the fundamental principle of their governance. So in parliamentary, in UK, in parliamentary form of government of United Kingdom, parliament is the BAP of all the organs. But when we adopted the same Westminster model into our system, India के context में, then we, regulated this entire parliament by a rule book, by a constitution. And that is why we wrote such an extensive constitution, where it not only determines who is going to run, it also determines who they are going to run, how they have to run, and when they cannot run. So what are the do's, what are the don'ts, what are the rights, and everything is codified. That is why your constitution is so lengthy and so bulky. So we have supremacy of the constitution. And supremacy of the constitution is to be checked by the Supreme Court. The meaning, Supreme Court. The question, Supreme Court. The answer, Supreme Court. So Supreme Court keeps a check on the actions of the parliament because the constitution says, Supreme Court, do and decide me. In UK, this is not the case. They don't have a written constitution. Whatever law the parliament makes becomes the law of the land. Even if UK says that it is illegal, so UK cannot say that it is illegal with respect to UK law. UK Supreme Court is saying that it is illegal with respect to international law. तुम किसी को फोर्सफुली डिपोर्ट नहीं कर सकते ऐसी कंट्री में जहां उसका जाने का मन नहीं है या जहां पे वो प्रोसिक्यूशन फेस कर सकता है, जहां पे उसको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जितनी तुम्हारे यहाँ पे मिलेगी. तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा और इस पे भी आपको पैसेज क्लैट में आ सकता है. क्यों आ सकता है? क्लैट ने एक नई हरकत करना स्टार्ट किया है जो 2 बार हो चुकी है पिछले 4 साल में. जूरिस्प्रूडेंस से पैसेज देना. कॉन्स्टिट्यूशन में, लीगल में जूरिस्प्रूडेंस का एक पैसेज दे देता है जहां पे वो इस तरह की थियरीज को डिस्कस करता है. कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, पिथ एंड सब्सटेंस, अल्ट्रा वायर्स, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इस तरह की चीज़ों को वो डिस्कस करता है. और ये आपके, अगेन मैं बोलूँगा 11th क्लास की कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 2-3 चैप्टर में है जहाँ पे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया जाता है. तो अगेन 11th और 12th के सिलेबस में अगर है ये किसी किताब में तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है. मैं हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ आपको, इसीलिए ये ट्रेंड के बारे में अवेयर करा रहा हूँ. ऑलवेज रिमेंबर इट. हाउ टू चेक इट, हाउ टू कीप अ टैब ऑन दिस. देखिए ये न्यूज़ आई थी, लेट मी शेयर दैट PDF. ये वाले के ऊपर मैंने पूरा 3 दिन का 21, 22 और 23 मार्च का इंटरनेशनल अफेयर्स का एनालिसिस यूट्यूब पे डाला हुआ है 22 मिनट का. तो उसको देख लीजिएगा और इन 3 दिन के पेपर का इंटरनेशनल अफेयर्स कवर हो जाएगा. यहाँ पे वो न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी दैट UK's रवांडा डिपोर्टेशन बिल कुड बी टोन्ड डाउन एज इट गेट्स टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स. मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है रवांडा पॉलिसी में कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं. येट द प्रोस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग असाइलम सीकर्स टू रवांडा एंड ओवर रूलिंग अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज़ जनरेटेड ऑपोजिशन इवन फ्रॉम द कंजर्वेटिव्स. सो ऋषि सुनाक की जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, 2 पार्टीज हैं ब्रिटेन में, सिर्फ 2 ही पार्टी हैं. लेबर पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी है. कंजर्वेटिव पार्टी यूरोप, मतलब ब्रिटेन के अंदर यूरोसेंट्रिक है. यूरोप के लोग, यूरोपियन पॉलिसी. तो कंजर्वेटिव पार्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? यूक्रेन का वॉर. कंजर्वेटिव पार्टी के लिए इजराइल का वॉर इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है. जबकि आप लेबर पार्टी की बात करें, जो दूसरी पार्टी है ब्रिटेन में, लेबर पार्टी यूरोसेंट्रिज्म के अगेंस्ट है, राइट. तो आपको इंडिया को जब फ्रीडम मिला था ना, व्हेन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, लेबर पार्टी वाज देयर इन ब्रिटेन. तो ये चीज़, एंड लेबर पार्टी के बहुत सारे लोग वर फाइटिंग फॉर फ्रीइंग द कॉलोनीज. तो द ऋषि सुनाक बिलोंग्स टू द कंजर्वेटिव पार्टी, हैज़ क्रिएटेड, यू कैन से ऋषि सुनाक की पार्टी कंजर्वेटिव है. कंजर्वेटिव लोग क्या कह रहे हैं? यूके की ज़मीन, यूके का घर, यूके का रिसोर्स, किसके लिए? यूके के लोगों के लिए.
तुम मेरे देश में असाइलम सीकर हो, रहना चाहते हो, जगह मांग रहे हो, पनाह मांग रहे हो, हम तुमको यहाँ नहीं रहने दे सकते, हम तुमको दूसरी जगह भेजेंगे बेटा। एक सैटेलाइट स्टेट में भेज रहे हैं तुमको, वहाँ पे हमने तुम्हारे पूरे रहने कहने का ठेका ले लिया है, घर वर बना दिया है तुम्हारे लिए, तुम यहाँ नहीं रह सकते। कंजर्वेटिव पार्टी के लोग अब ऋषि सुनक के इस डिपोर्टेशन बिल के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इस डिपोर्टेशन बिल को इलीगल कह दिया है। येट this law is going to be passed. This can only happen in UK, you see. This can only happen in UK. Can it happen in India also? Whether this thing can this be exactly copied in India also? It can happen in India also. क्या बात कर रहे हो तुम लोग? It can happen in India also. It can happen in India also. डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कितनी बड़ी लड़ाई है, 13 जजेस क्यों बैठाने पड़े? क्या ऐसी नौबत आई थी कि 5 जजेस से मामला उठते उठते 7 के पास गया, 7 से 9 के पास गया, 9 के बाद 11 जजेस के बाद गया, इन द कोर्स ऑफ 25 ईयर्स फ्रॉम 1960 टिल 75। सुप्रीम कोर्ट की ये चैप्टर्स को जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तब इनके इसमें गहराई में 1960 से लेके 1975 तक जो भी इन 15 सालों में 1950 से 75 तक 25 ईयर्स में, इन 25 ईयर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए हैं जिनको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने फ्रॉम टू द इमरजेंसी, वो वाले ट्रेंड को कभी गौर से पढ़िएगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इट कैन बी डन इन इंडिया ऑल्सो, बट द पॉइंट इज कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल बोल देती है तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट पार्लियामेंट डज नॉट considers the value of the Supreme Court. वापस से चाहे तो पास कर सकती है। व्हाट द सुप्रीम कोर्ट कैन डू, सुप्रीम कोर्ट कैन अगेन से इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फिर से पार्लियामेंट पास कर देगी, फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल जाएगा। तो ये डेडलॉक अराइज हो जाएगा बिटवीन द टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जैसा हो जाएगा, विच सीम्स अ डिस्टेंट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अगेन बोलो सर ये हो सकता होता, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये हो सकता है? जैसे तुमने तुरंत बोल दिया कि नो इट कांट हैपन, तो बेटा इट कैन हैपन, बट इंडिया इज़ अ वेरी मतलब नॉट अ मैच्योर डेमोक्रेसी ना। 75 ईयर्स ही तो हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट हुए, ऐसा कभी हुआ नहीं है इंडिया में कैसा देखा जाए, लेकिन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट बार द पार्लियामेंट फ्रॉम इनैक्टिंग अ लॉ once it is declared unconstitutional. You know why? Because the power of judicial review is not written down in constitution. जो पावर का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के कानून को गैर संवैधानिक बोलता है, वो पावर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वो पावर क्रिएट की है आर्टिकल 13 को इंटरप्रेट करके 368 के साथ। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी इजाद की हुई चीज़ है, जो कहती है कि थोड़ा लेंस पहनो, गूगल कह रहे हैं, बाइनोकुलर्स देखिए, जूम करके देखिए, आपको दिखाई देगा कि हमारे पास ये पावर है। ये एक लीगल फिक्शन है, इट्स नॉट अ रिटन डाउन थिंग, इट्स अ लीगल फिक्शन। नाउ इफ द मेजॉरिटी पार्टी कम्स एंड सेज हम 15 राज्यों में भी आ चुके हैं, अब हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक नहीं घोषित कर सकता, ऐसा कानून ऐड कर दिया, तो फिर क्या होगा? उस लॉ के चेंज को सुप्रीम कोर्ट कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर छीन लिया गया है बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो देयर इज अ लॉट दैट कैन हैपन विथ योर कॉन्स्टिट्यूशन इन द कमिंग ईयर्स। आई एम नॉट क्रिएटिंग कॉन्स्पिरेसी थियरीज, दिस इज द थिंग दैट यू विल फाइंड इफ यू विल रीड MP Jain, if you will read VN Shukla. These are the big constitutional books, interesting chapters, but तुम्हें बस ये देखना है कि यूके में क्या हुआ और इंडिया में क्या हुआ और क्या है डिफरेंस वहाँ के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और इंडिया के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फॉलोइंग मी और नॉट फॉलोइंग मी, क्लियर है? अब जाके वो 21 से 23 जून वाला वो वीडियो देख लीजिएगा, वो उसका PDF में अभी क्लास, ये जो हाईलाइटेड PDF है ये मैं क्लास ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, और जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए उनको रीड कर लीजिएगा, वो फैक्ट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। कल आपकी लीगल की क्लास है, फिर परसों हमारी क्लास करंट अफेयर्स की फिर से है, तो हम वहाँ पे करंट अफेयर्स डिस्कस करने के बाद ऐसे ही टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे।
हाईलाइट ऑलरेडी मैंने कर लिया है पीडीएफ को, बोल्ड कर दिया है टॉपिक्स को. कहीं पे कोई भी डाउट आए तो इमीडिएटली मुझे स्क्रीनशॉट करके मैसेज कर दीजिए. आई विल क्लियर दैट डाउट राइट अवे एंड आई विल एक्सप्लेन द ट्यूटोरियल्स एंड टेक अवे द करंट अफेयर्स का सेशन इन द क्लास डे आफ्टर टुमारो. क्लियर विद दिस? चलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. ऑल राइट.